किस नंबर 8। करवटों पे करवटें बदलती वो काफ़ी देर तक बेआराम रही। बामुश्किल 12 बजे आंख लगी तो 1:30 बजे खुल गई। उसने उठकर बैठते हुए इतराफ में निगाह दौड़ाई। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सभी ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। एक वो ही थी जिसे एक पल का आराम नहीं था। उसे चप्पल ढूंढकर पहनी, किचन में जाकर पानी पिया, फिर फातिमा पर ठीक से लिहाफ डालती सीढ़ी की तरफ जा खड़ी हुई। सर उठाकर ऊपर देखा। नीचे सब सो रहे थे तो ऊपर वो भी यकीनन सो ही रहा होगा। कुछ देर तक वो शॉल को कंधों पर डाले कोमकोसी कैफियत में अपनी जगह खड़ी रही। वो फारिस वाजदान को जगाकर बुआ की गैर मौजूदगी में ही उसकी आमद की वजह जानना चाहती थी, और ये काम वो सुबह से पहले पहले कर लेना चाहती थी। जानती थी बुआ मुदाखलत से बाज नहीं आएंगी। वो उनके माबैन सुलह की हर मुमकिन कोशिश करेंगी, और वो ये नहीं चाहती थी। इसी तरह खुद से उलझती वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई थी। ख्याल था वो सो रहा होगा, मगर कमरे की लाइट रोशन थी। उसे खिड़की की ओर से अंदर झांका। कमरा खाली, फारिस नदारत। ये किधर गया? यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते वो मंडेर तक गई, और यहीं से उसने सड़क की तरफ देखा जहाँ अंधेरे में गाड़ी का गुमान हो रहा था। कमरा और फिर किचन का चक्कर काट कर अच्छी तरह से जायज़ा लेती वो दाएं तरफ मुड़ी, और अगले ही लम्हे किसी से टकरा गई। खौफ अपनी जगह, झटका दूसरी, मगर जो चोट नाक पर लगी थी उसका दर्द पूरे जिस्म में दौड़ गया था। फारिस उसे बाजू से पकड़कर गिरने से अलग बचाया। आयरन मैन के सगे। नाक सहलाते उस पर फट पड़ी। देख कर नहीं चल सकते? हालांकि चल तो वो रही थी, आयरन मैन तो खड़ा था। तुम ठीक हो? खांसी और ज़ुकाम की शिकायत लिए फारिस की आवाज़ भारी, तनफ्फुस भी भारी, और दिल भी भारी। 30 सेकंड पहले तक ठीक थी। उसने फारिस के बुखार से तपते हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाया। बल्कि 7 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक थी मैं। तब कर झल्ला कर जवाब देने के बाद उसने आंखों में आंखें डाली। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो उसे देख रहा था। नीम तारीकी में उसकी हेजल आंखों का अब जैसे कोई रंग ना था, सिर्फ स्याही ही थी हर जगह और हर तरफ। उसके तासुरात मुबहिम और पेचीदा थे। ना उसकी आमद समझ में आ रही थी, ना वो उसका दिमाग पढ़ पा रही थी। कुछ तो हुआ था उसकी गैर मौजूदगी में, यकीनन कुछ तो। यकायक किसी मुमकिन हदशे ने सर उठाया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। आंटी ठीक है? पहला ख्याल ही मिसेस शराजी का आया। पहली फिक्र, पहला खौफ, पहला अंदेशा ही उनके मुतल्लिक था। इसकी वजह से उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। अपने बेटे के मामले में अपनी पसंद को सोच के वो कितना डिप्रेस हुई होंगी। फारिस का सर इस बात में हिला, उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हो गईं। सच शुक्र बात उनकी ना थी। सच शुक्र वो हैरियत से थी। तो फिर उससे सवालिया अबरू उठाई। सर्द हवाएं सफ़ेदे के पत्तों से सरसरा कर गुजरी। धरती पर फैला हुआ अंधेरा सिमट गया। चांदनी ज़मीन पर उतर आई। बादलों के आवारा टुकड़े स्याही में नुमायां हुए, मगर जो खामोशी थी वो कुछ देर तक ठहरी। उस रात फारिस के लब हिले, मगर जुमला अधूरा रह गया था। वो कहना चाहता था वो उसका इंतज़ार कर लेती। वो कैसे कहते? वो उसका इंतज़ार कर लेती। उसका हर लफ्ज़ बेवक्त हो गया। हर बात, हर दलील, हर हिज्जत बेवज़न हो गई। बावजूद कोशिश के वो कुछ न कह सका, कुछ न बता सका। दिल की बात थी और दिल तक थी। उसे ज़बान पर लाने की ताकत नहीं रही थी। हिम्मत का शराज़ा बिखर चुका था। ना इतराफ़ की सक्कत रही थी, ना मासरत का हौसला रहा था। जाने वो कैसे लोग होते हैं जो किसी को रुलाकर आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं। इससे तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने अपने अंदर की बेकरारी पर काबू पाते हुए बालों में हाथ फेरा। उसके ख़यालात मुंतशिर थे। उसकी सोच वहमों में घिरी हुई थी। उसका दिल अंदेशों के जालों से पुर था। दर्द अब हर जगह था। अंदर बाहर एक सी कैफियत हो रही थी। उस रात जो हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। उसके एहसासात से कतई बेखबर जन्नत कमाल कह रही थी। मैं आंटी को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन फायसा चाची अचानक आ गई। उन्होंने आंटी को मेरे बारे में सब बता दिया। शॉल के किनारे से किसी धागे को खींचते हुए आंखों में अफसोस और नदामत लिए इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो तमाम की तमाम बातें, उसकी पोशीदा हकीकतें, उसकी सच्चाइयाँ, उसके अमाल थे। जन्नत कमाल के सामने खड़ा फारिस वाजदान मोम के पुतले की तरह पिघलने लगा। उसका दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था।
اس کے سینے پہ وزن بڑھ گیا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، بابا سے بھی اچھے۔ اس کے کمرے کے عین وسط میں ایک 7 سالہ بچی نے بازو پھیلا کر گول گول گھومتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آن کی آن میں بہت سی باتیں، لہجے، طنز اور تانے اسے یاد آ گئے۔ ہر وہ تلخ بات جو اس سے کر چکا تھا، ہر وہ سخت جو لفظوں کی صورت اسے دے چکا تھا۔ کتنی چوٹیں تھیں، کتنا تشدد تھا، کتنی نفرت تھی، کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی سزا تھی یہ۔ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اگر وہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں تو میری وجہ سے آنٹی کو بہت دکھ پہنچا ہوگا۔ وہ ابھی تک اسی غم میں تھی۔ اس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ فارس واشتان کی ماں کو جو تکلیف اس کے وجود سے پہنچی، اس کی معذرت، بہت دل سے معذرت۔ اور وہ خاموش تھا، بہت زیادہ خاموش۔ اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے رہا۔ یکایک کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے شال کا سیرا چھوڑ چھاڑ کر سر اٹھایا۔ کہیں اب تم اس بات کا ایشو بنا کر مجھے کوئی سزا وزا دینے تو نہیں آئے؟ اب کے ہاسی مشکوک نظروں سے اس نے فارس کو گھورا۔ ہوا کے زور سے بال پیشانی پر جھکے، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جنت کے ساتھ ساتھ ہر منظر دھندلا گیا۔ اب اگر تم نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، ساری عمر اسی طرح لٹکا کر رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، تو آئی سوئر میں خلا کے لیے کورٹ چلی جاؤں گی۔ سخت لہجے میں دھمکا کر اس نے اپنے ارادے واضح کر دیے۔ وہ اس پر نظریں جمائے منجمد سا کھڑا تھا۔ جنت کمال اس سے کبھی نہیں ڈری تھی، نہ 15 سال پہلے، نہ 15 سال بعد۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں 1 کپ چائے ملے گی، اسے لگا اگر وہ اسے سنتا رہا، بار بار اس کے شک، اس کے شبہات، اس کے سوالات کی زد میں کھڑا رہا تو فنا ہو جائے گا۔ جنت کمال نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہاں اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی اور اس امیر زادی کو چائے کا کپ چاہیے تھا، وہ بھی رات کے 2:30 بجے۔ دھتکار نفرت ایک طرف، لحاظ اور مروت دوسری طرف۔ نوکروں کی فوج بہرحال یہاں نہیں تھی۔ سلگ کر اسے دیکھا، صرف اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور صرف اس لیے کہ وہ بوا کا مہمان تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی۔ اپنی چہیتی بیوی کو ساتھ لانا تھا نا ان خدمتداریوں کے لیے؟ بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ وہ اس کے پیچھے دروازے میں آن کھڑا ہوا، لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری، دل میں غم سا ٹھہر گیا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تمہیں اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آنٹی نے گن پوائنٹ پر تو نکاح نہیں پڑھوایا تھا، تم انکار بھی کر سکتے تھے۔ خاموشی، مکمل خاموشی۔ سلنڈر چلا کر کیتلی رکھی، دودھ ڈالا۔ بھلے سے تمہیں برا لگے، لیکن ایک بات ہے، تمہاری چوائس ہے بہت بری۔ ادینہ صبح ایک بار پھر اپنے تمام تر غرور، حسن اور نزاکت کے ساتھ اس کے حواسوں پہ چھا گئی تھی تو بھڑاس نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ ممی کی چوائس اچھی ہے۔ ہاں بالکل، وہ بے حادثہ کہہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے، اگلے ہی پل جب سمجھ میں آ کے کیا کہہ دیا ہے تو گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ لب بھینچ کر خود کو دل ہی دل میں کوسا اور لب سی لیے کہ اب وہ کچھ نہیں بولے گی۔ خاموشی سے اس کی طرف اٹھی چائے بنا کر کپ میں انڈیل کر مڑی تو کچن کے دروازے پر وہ نہیں تھا۔ اپنا مگ ساتھ رکھ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر ہلکی سی کھانسی کی زد میں بیٹھا تھا، ٹیشو کا بیگ ہاتھ میں تھا۔ روشنی میں اب اس نے دیکھا تھا، آنکھیں سرخ اور کنارے سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے چائے پیش کر دی۔ بسکٹس نہیں ہیں؟ وہ جانے کے لیے مڑی اور پھر سب کر کے پلٹی۔ بسکٹس کے ساتھ ایک گلاس پانی بھی رکھ دیا۔ اپنا مگ ہاتھوں میں لیے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی کہ اب وہ کچھ بولے گا اور اپنی آمد کی وجہ بتائے گا، مگر فارس واجدان چائے اور بسکٹس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ اندر تک سلگ اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں بھووا کے گھر میرے لیے کتنے رشتے آ چکے ہیں؟ آخر اسے یہ باور بھی تو کروانا تھا کہ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، اور اگر فارس واجدان کو کئی لڑکیاں مل سکتی ہیں تو اسے بھی اپنانے والے بہت ہیں۔ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے رکا۔ بوا تو ہنس کر ٹال دیتی ہیں، انہیں ہمارے معاملات کا علم نہیں، لیکن میں بہت غور کر رہی ہوں۔ ایک رشتہ مجھے اپنے لیے مناسب لگا ہے، بوا کا دور پرے کا رشتہ دار ہے، بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 2 چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں ہیں، لڑکا بھی کوئی زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہے۔ تم سے طلاق کے بعد مجھے اپنے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ اب میں کہانیوں کی ہیروئنوں کی طرح
یہ نہیں کہہ سکتی کہ پلیز مجھے اپنا نام دے دو، میں ساری عمر اسی نام کے سہارے تنہا رہنا چاہتی ہوں، بلا بلا بلا۔ باقاعدہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہاتھ چلا کر کہا۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر منہ تک لے جاتے فارس نے رک کر نظر اٹھائی۔ بسکٹ ٹوٹ کر چائے میں گرا، اس کا دل بھی۔ مگ ہاتھوں میں لیے اس سے 10 قدموں کے فاصلے پر اب وہ میز پر چڑھی بیٹھی تھی۔ پیچھے کھڑکی پوری کی پوری کھلی ہوئی تھی۔ ہوا کے زور سے دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا تھا۔ شہد بالوں کی لٹیں پونے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں ڈھیلی ہو رہی تھیں۔ تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں تو کیا نہیں آ سکتے؟ ابرو چڑھا کر پوچھا۔ وہ اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جنت کمال نہیں بدلی تھی۔ ویسے میں تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرنے والی تھی۔ میرا سامان بھی تمہارے گھر رہ گیا ہے، تم نے کہیں بھگوا تو نہیں دیا نا؟ ناک اونچی کر کے ظاہر کیا اسے تو اب صرف اپنے سامان سے مطلب ہے۔ ایک اور بسکٹ ٹوٹ گیا۔ آدھا جو منہ میں گیا اس کی مٹھاس ختم ہو گئی۔ اسے پانی کے چند گھونٹ بھرے، بسکٹ کا دوسرا پیکٹ کھولا۔ آنٹی کو معلوم ہے تم یہاں آئے ہو؟ وہ خاموش رہا اور یہ خاموشی جنت کے دل میں کرب اتار گئی۔ ظاہر ہے اگر وہ انہیں بتاتا تو کیا وہ اسے آنے دیتی؟ اس جیسی لڑکی کی اب ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اس بات پر رنجیدہ ہوتی ہوں گی کہ انہوں نے فارس کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گھوم پھر کر وہی سوال، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ نہ طنز، نہ تانے، نہ کوئی سخت بات، نہ کوئی تحقیق امیز رویہ، نہ تلخ لہجہ۔ فارس واجدان اب کیا کرنے والا تھا؟ وہ فکر میں پڑ گئی۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولا تو نوٹ بک کا صفحہ پھاڑ کر اس میں اپنی کچھ چیزیں درج کر کے وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ تمہارے لیے بے شک کچرا ہوگا، مگر مجھے میری چیزیں بہت عزیز ہیں، اس لیے اپنے کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دینا۔ فارس سے صفحہ لے لیا، فولڈ کر کے اس کے ارسلان بھائی کی قمیض کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ تپ گئی لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ پھر انہیں بگڑے تیوروں کے ساتھ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ فارس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری بوا کہہ رہی تھی کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ وہ اپنی جگہ پتھر ہوئی، چہرے کا رنگ پھک، آنکھیں نم، پلکیں بھاری ہو گئیں۔ کچھ نہیں، برائی ہوئی آواز میں کہہ کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ گرفت سخت نہیں تھی مگر اتنی نرم بھی نہیں تھی کہ وہ آزاد ہو سکتی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ آن کی آن میں اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ تحمل سے بات کرتے ہوئے بھی غصے کی انتہا پر لگ رہی تھی۔ فارس نے چند لمحوں کے لیے اسے پیشوانی سے دیکھا۔ اسے اس نہج پر لانے والا وہ خود تھا۔ فاصلوں کی دیوار اس نے خود قائم کی تھی۔ نرمی کو اپنی تلہی سے نوچا تھا، امید کو اپنے لفظوں سے مارا تھا۔ نازک کلائی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اس سے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں دیوار سے لگ کر کئی بار اپنی آنکھوں کو مسلا، لب بھینچ کر، گال رگڑ کر خود کو سنبھالا، خود کو سمجھایا کہ جس راستے پر وہ گامزن تھی وہ اس کا اختیار کردہ ہرگز نہ تھا۔ یہ مقدر کی چال تھی۔ نفرتیں، تدکار اور بلا وجہ کے عداوتیں اس راستے کا خاصہ تھیں جو اسے کچھ لوگوں کی بے رخی سے عنایت ہوا تھا۔ فارس واجدان ادینہ زبیر کا تھا۔ اس کے دل پر ادینہ کی حکمرانی تھی۔ اس کی زندگی میں جنت کمال کی کوئی گنجائش نہ پہلے تھی نہ اب ہو سکتی تھی۔ جو طے ہو چکا تھا اسے قبول کر کے اسے ہر صورت اپنے سفر کو جاری رکھنا تھا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ نیچے چلی گئی، اپنی چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتے وہ مسلسل اپنے رونے پر قابو پاتی رہی۔ فارس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے سکون میں خلل پڑ چکا تھا، اس کے لائحہ عمل میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ وہ اس کے بچے کا باپ تھا۔ جتنی نفرت وہ اس سے کرتا تھا وہ اولاد کے معاملے میں بھی اب اسے کسی نئے امتحان میں ڈال سکتا تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے رات گزر گئی۔ دن بیدار ہوا، صبح کی نماز پڑھ کر سونے کی کوشش کی تو آنکھ لگ گئی۔ کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ وہ دن چڑھے تک سوتی ہی رہی۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ صحن میں دھوپ ہر کونے تک پہنچی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیوں کے درد سے نیم تاریکی میں روشن لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ پہلا خیال اسے فارس کا ہی آیا۔ دماغ اثر نو الجھ گیا۔ ٹینشن شروع ہو گئی۔ اٹھ کر باہر گئی تو معلوم ہوا وہ تو صبح سے پہلے پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ جنت اپنی جگہ بے یقین کھڑی رہ گئی۔ ضرور تو نے ہی کچھ کہا ہوگا،
साबरा बुआ उससे सख्त खफा थी। तेरी वजह से वो बुखार में घर छोड़ कर चला गया। बेदिली से दही के साथ पराठा खाते हुए वो आंखों में उभरती नमी को परे धकेलती रही। बुआ के सवाल, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़ी और सारी सिचुएशन को किसी तौर न समझने का अमल उसे शदीद अजियत से दो चार कर रहा था। अब क्या वो उसके पाँव पकड़ती कि उसे तलाक ना दे? खुद को जितना बेमोल करना था वो कर चुकी थी। मोहब्बत से, इखलाक से, खिदमत गुजारी से इस रिश्ते को बचाने की जितनी कोशिश उसने करनी थी, कर ली थी। अब तो कुछ बचा भी नहीं था। ना मोहब्बत, ना इज्जत, ना हिम्मत, ना शक्कत और हौसला तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बर्दाश्त भी आखिरी हद को छू रही थी। वो फिर से किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ना चाहती थी, फिर से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी। मगर बुआ, संदल आपा अरसलान भाई के साथ घर में दाखिल हुई तो वो चुप हो गईं, लेकिन आंखों से वाज़िया कर दिया कि उनकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। सारा दिन वो परेशानी में मुब्तला यहाँ वहाँ टहलती रही। सुकून तो किसी पल नहीं था। आखिर वो क्यों आया था और मामलात क्लियर किए बगैर क्यों चला गया था? उनके मबैन तलाक का फैसला होना था, तो ऐसे कैसे वो खामोशी से जा सकता था? उस पर मुस्तज़ाद ये कि उसके सामान की लिस्ट भी यहीं छोड़ गया था। शाम को बुआ कमरे में आई तो वो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बेड पर नीम दराज बैठी थी। अखबार सामने ही खुला पड़ा था। ज़हन उलझा हुआ था और निगाहें खला में कहीं भटक रही थीं। उसने बताया नहीं कि वो दोबारा कब आएगा? तय किए हुए कपड़े अलमारी में अंदर रखते हुए उन्होंने हन्नूस हफ़ीज़ से पूछा। उसे गर्दन मोड़कर उन्हें मुस्तरब निगाहों से देखा। उनकी सोच अभी भी वहीं थी। हो सकता है कुछ दिनों तक वो मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दे। हिम्मत जमा करके उसने कह दिया। अब भले से बुआ सख्त नाराज़ हो, उसे परवाह नहीं थी। वो कुछ बातें उन पर हर सूरत वाज़िया कर देना चाहती थी। मगर तलाक तो नहीं हो सकती। अलमारी बंद करके बुआ उसकी तरफ मुड़ी। हो जाती है बुआ, औरत हमल से हो तब भी तलाक हो जाती है। मगर वो शीदी तो यही कह रही थी कि नहीं होती। अपनी समझ और फहम के मुताबिक जो उन्होंने सुन रखा था कह दिया। साइड टेबल से कुरान उठाकर उसने मतलूबा सूरत ढूंढी और फिर मतलूबा सफ़ा निकाला। मतलूबा आयत पर अपनी उंगली रखी। ये देखें, यहाँ लिखा है, और हमल वालियों की इद्दत उनके बच्चे जन्ने तक है। सूरह तलाक। ये आयत मुतलका और बेवा दोनों के बारे में है बुआ। तलाक हर सूरत हो जाती है। दलील कुरान से थी। बुआ के पास नफ़ी है इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। अब वो उलझन में खड़ी थी। फिक्र ने असर नो घेर लिया था। उन्हें अब मामला सुलझता हुआ हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से हर मुमकिन सही करनी थी। कुछ सोचकर वो उसके पास बेड पर आ बैठी। तूने उसे खुशखबरी तो सुना दी थी। जन्नत का दिल भारी हुआ, नजरें झुक गईं। किसी कदर कोशिश से उसका सर नफ़ी में हिला। साबरा बुआ हक तक उसे देख कर रह गई। जन्नत ये क्या कर रही थी? तू उसे इस बात से कैसे बेखबर रख सकती है जन्ना? कैसे? ये उसके साथ ज्यादती है बेटा। और जो ज्यादतियाँ मेरे साथ हुई वो? सबर का पैमाना लबरेज हो गया। आवाज़ भर आ गई। मुझे उसके साथ अब नहीं रहना तो क्या ज़बरदस्ती है? वो इस लम्हे बहुत परेशान, मुज़म्मिल और शिकस्त खुर्दा सी लग रही थी। बुआ के दिल को कुछ हुआ। मैं पहले से बहुत मुश्किल में हूँ और आप इस तरह की बातें करके मुझे और मुश्किल में डाल रही हैं। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। उसे तरहीम भरी नज़रों से देखते हुए बुआ ने बहुत नरमी से उसके कंधों पर हाथ रखा। औरत को रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बच्चे। ये शादी उम्र भर का एक फ़ैसला होता है। इसे यूँ जज्बात में आकर नहीं तोड़ा जाता। घर बसाने के लिए औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उसे सर उठाकर तकलीफ निगाहों से बुआ को देखा। बात घर बसाने, रिश्ता निभाने और बर्दाश्त करने की इंतहा पर जाने की थी। बुआ को अंदाज़ा ही नहीं था फारिस वाजदान के साथ अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए उससे क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। उसका सब्र, उसका तहम्मुल, उसका इंतज़ार क्या अभी भी नाकाफ़ी था? वो खुद मिट चुकी थी, मगर उसका सब्र बाकी रहना चाहिए। उसकी हिम्मत, उसकी बर्दाश्त, उसका तहम्मुल बाकी रहना चाहिए। ये कैसी मंतक थी? ये कैसा तरीका था? कितनी ही देर तक वो अपने आप से उलझती रही, अंदर ही अंदर खुद को नोचती खसोटती रही। मुहासबा शुरू हो चुका था। 5 सालों का मुआवजा 5 महीनों से होने लगा था।
बुरहान एक तरफ था तो फारिस वाजदान दूसरी तरफ। वो दो घरों के दरमियान एक वीरान गली में तन्हा लावारिस खड़ी थी। दरवाजे दोनों तरफ से बंद थे और वो खुद को जांच रही थी, दिल में जाकर, रूह की गहराइयों में उतरकर, माजी की तलहियों को सहते हुए, मुस्तकबिल का खौफ उठाते हुए। उसके अंदर की उलझनें बढ़ गईं, सवाल बढ़ गए, इज़्तिराब बढ़ गया। सर उठाकर उसने बुआ को देखा। अब तक जाने वो घर बसाने से मुतल्लिक उसे कितने गुर बता चुकी थीं। उनके लब मुतहर्रिक थे, आंखों से एक आस, चेहरे से उम्मीद झलक रही थी। वो बहुत प्यार से उसे समझा रही थीं। बुआ, एक बात तो बताइए। वो एक लम्हे को खामोश हुई तो उसे अखबार समेट कर एक तरफ रख दिया। ज़रा सा आगे सिरक कर उनके करीब हुई। औरत निकाहनामे पे साइन किस लिए करती है? नम आंखों में एक सादा सा सवाल लिए वो अब उनसे पूछ रही थी। बुआ को उसका सवाल समझ में नहीं आया। जिल्लत, धुतकार, बेइज्जती, तंज, तहकीर, महरूमियों के लिए? क्या ये सब बर्दाश्त करने के लिए शादी की जाती है? इसी अज़ाब को झेलने के लिए कबूल है कहा जाता है? बुआ को सकता सा हुआ, लबों को जंबिश देकर कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ से साथ ना दिया। जन्नत ये क्या पूछ रही थी? इस नुक्ते की तरफ क्यों जा रही थी जिस नुक्ते से ये रिश्ता आगाज़ पकड़ता था? वो इजाब और कबूल की घड़ी, जब दो लोग एक होते थे, और जब दो लोग एक होते थे तो रिश्ता निभाने के मामले में वो दो अलग क्यों हो जाते थे? सफ़र का सारा बोझ सिर्फ एक के कंधे पर क्यों आ जाता था? रिश्ता बचाने की सारी मेहनत भी किसी एक फरीक को क्यों करनी पड़ती थी? शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या हमारे नबी की सुन्नत ये कहती है कि अपनी इज्जत फना कर दें, अपना वजूद मिटा दें, अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं और जुल्म बर्दाश्त करें और मरते दम तक करते जाएं? बुआ बेबसी से उसे देख कर रह गईं। आप ही मुझे समझा दें कि घर बसाने का, रिश्ता निभाने का कौन सा तरीका है बुआ? उसकी आवाज़ कँपकँपाई। औरत नफसियाती मरीज़ा हो जाए और उफ़ तक ना करे, अंदर से मर जाए, मिट जाए, फ़ना हो जाए, लेकिन आह तक ना करे। वो 22 साला जन्नत कमाल, डॉक्टर मुस्तफ़ा की नवासी, तितलियों के पीछे भागने वाली, परियों की बातें करने वाली, वो कह रही थी। और बुआ उसे देख रही थी, उसे सुन रही थी। वक्त और हालात ने उसे कितना बड़ा कर दिया था, उसकी सोच कितनी पुख्ता हो गई थी, उसकी बातों में कितना वज़न आ गया था। तसल्ली देने को, तफ़शी करने को उनके पास एक लफ्ज़ भी नहीं रहा था। वो जो कुछ सहकर आई थी और जिन हालात से गुज़र कर वो उन तक पहुँची थी, वो उसका सफ़र, उसका रास्ता, उसकी मजबूरी समझे बगैर उसकी हर बात कैसे रद्द कर सकती थीं? कैसे झुठला सकती थीं? कैसे? मैंने बुरहान के साथ 5 साल गुज़ारे हैं बुआ। मैंने उसके लिए उसके घरवालों की हर नफ़रत बर्दाश्त की, हर तंज़, हर ताना, खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात, सब कुछ। मैंने बर्दाश्त और सब्र से अपना घर बसाना चाहा, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? तलाक? उससे रुक कर उनकी आँखों में झाँका। 5 सालों का साथ था हमारा, उसने मुझे 5 सेकंड में आज़ाद कर दिया। मैं उसके घरवालों को बर्दाश्त कर रही थी, वो भी तो मुझे बर्दाश्त कर सकता था। मैं उसकी बेरूही पर सब्र कर रही थी, वो भी तो मुझ पर सब्र कर सकता था। वो जानता था मेरा कोई नहीं है, वो अच्छी तरह जानता था। मुझे तो मेरी सगी माँ भी कबूलने को तैयार नहीं। इसके बावजूद उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। उससे मेरे मुँह पे जो थप्पड़ मारा, उसकी जलन मुझे आज तक महसूस होती है। उसका चेहरा आंसू से मुकम्मल तर हो चुका था। उसने रवैया बदला, तरजीहात बदली, हकूक़ बदले, मेरी जगह किसी और को दे दी, मेरा वक़्त किसी और को दिया, मेरा हक़ किसी और को दिया, और मैं खामोश रही। आखिर किस लिए? उसकी आवाज़ भीगी। सिर्फ़ इसलिए कि मेरा घर बचा रहे? मुझे बताइए, मेरा वो घर फिर क्यों नहीं बचा? क्यों टुकड़े-टुकड़े होकर मेरी आँखों के सामने बिखर गया? जन्नत के आँसू, उसकी सिसकियाँ, उसका दर्द, उसके सवाल उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। वो आँखों में नमी लिए उसे दुःख से सुन रही थीं। मुझे अब खुद से नफ़रत होती है बुआ, गुस्सा आता है। मैं खामोश क्यों रही? मैंने ये सब क्यों होने दिया? मैंने खुद को इतना क्यों झुकाया? इतना क्यों गिराया? मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर मैं वक़्त से पहले कोई स्टेप उठा लेती, अगर मैं खुद बुरहान से अलग हो जाती, तो अम्मी, कम से कम अम्मी इस सदमे से तो ना मरती कि उनकी बेटी एक कातिला है।
یہ ड्रामा, ये हंगामा तो ना होता बुआ। मेरी वजह से मेरी बहनें अम्मी से जुदा तो ना होती, मेरी तरह वो भी ये रिश्ता तो ना खोती। बुआ ने बेआहिस्ता उसका हाथ थामा। वो उसे मज़ीद रोता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने अपने और फारिस के रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है बुआ। आप खुद बताएं, कौन लड़की चाहेगी उसकी दूसरी शादी भी ख़त्म हो जाए, उसे दूसरी बार भी तलाक हो जाए। आवाज़ ने साथ छोड़ा तो उसने आंखें रगड़ कर साफ की। मैंने यहाँ भी सब्र किया, बहुत सब्र किया है, लेकिन ये घर भी आपकी जन्ना का नहीं है। आपकी जन्ना इस दूसरे मर्द की भी नहीं है बुआ। उनका दिल किरची किरची हुआ। वो आपदीदा हो गई। कौन कह सकता था जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की का नसीब ऐसा होगा। उसके रास्ते में ऐसे पहाड़ आएंगे, ऐसी आजमाइशें और ऐसे इम्तिहान। नाना कहा करते थे, सब्र हालात पे किया जाता है, जुल्म पर नहीं। जुल्म इंसान तब बर्दाश्त करे जब उसके पास बचाव का कोई रास्ता ना हो। हाथों की पुश्त से आंसू साफ करके चेहरे के तरफ में सीधा गिरती लट्टू को उसने कान के पीछे किया। उसकी नाक, गाल, आंखें गुलाबी हो रही थीं, लेकिन वो मुतहम्मिल लग रही थी, जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो। मैंने जो गलती पहले की, वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। आप ये मत समझे कि जज्बात में लिया हुआ फैसला है। जज्बात में ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर लेती। जहाँ मेरी कोई जगह नहीं, वहाँ मैं ज़बरदस्ती जगह नहीं बनाना चाहती। अपनी औलाद को इस्तेमाल करके तो बिल्कुल भी नहीं। बात ख़त्म हो चुकी थी। वो बाहर चली गई थी, अपने अंदर बहुत सी खामोशियाँ लिए। साबरा खातून अपनी जगह गुमसुम बैठी रह गई थी। मिसेस शराजी दोपहर का खाना खाने के बाद चाय का कप लिए बेड पर बैठी थी। मुलाजमा ने लैपटॉप उनके सामने रख दिया था। कमरे में अब वो अकेली थी। मुंतज़िर निगाहों से स्क्रीन को तकती वो फिक्रों में घिरी बैठी थी। गुज़िश्ता शब फारिस से रब्ता नहीं हो सका था, मगर सुबह उससे अपनी हैरियत का मैसेज अरसाल करके कहा था वो दोपहर तक ज़रूर कॉल करेगा। कुछ ही देर में कॉल मिल गई। स्क्रीन पर कमरे का मंजर नुमायाँ हुआ। मोबाइल को स्टैंड पोजीशन में रखे वो सामने कारपेट पर बैठा था। शावर लेकर बाहर निकला था। स्याह टैंक टॉप में कसरती बाजू नुमायाँ हो रहे थे। बाल अभी भी गीले थे। अब में दीवार की खिड़कियाँ, बेड और वार्डरोब नज़र आ रही थी। वो यकीनन होटल के कमरे में था। मेज़ पे कोहनियाँ टिकाए वो अब खैर हैरियत पूछ रहा था, और वो बहुत गौर से उसे देख रही थी। सुर्ख आंखों में हल्की सी सूजन थी। कैसी है मेरी बहू? उसने नज़र उठाकर मिसेस शराजी को देखा, फिर मिनरल वाटर की बोतल उठा ली। आधी बोतल खाली करके फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट करीब कर ली। अच्छी है। जवाब मुख्तसर था। सिर्फ अच्छी है? कह रही थी बहुत रिश्ते आ रहे हैं उसके, और अगर मैं उसे छोड़ सकता हूँ तो उसे अपनाने वाले बहुत हैं। मिसेस शराजी के लबों पर मुस्कुराहट उभरी, जिसे लब भींचकर उन्होंने दबा लिया। और मुझे देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। एक कप चाय पिलाने पे 10 बातें सुनाई हैं। उसे लगता है यकीनन मैं उसे कोई सज़ा देने आया हूँ। वो बताते हुए फ्रेंच फ्राइज़ भी खा रहा था। अच्छा, उन्होंने गोद में कुशन रख लिया। वो चाहती है वादे के मुताबिक अब मैं उसे आज़ाद कर दूँ। ना किया तो खुला के लिए कोर्ट चली जाएगी। और इस आखिरी बात पर मिसेस शराजी फारिस को बागौर देखने लगी। वो जन्नत से मिलने के बाद कुछ हद तक पुरसकून था, मगर आंखों में अभी भी फिक्र और गम ठहरा हुआ नजर आ रहा था। और तुमने कुछ नहीं कहा? रुक कर उसे नज़र उठाई, अपनी माँ को देखा। वो बच्चों का सा इश्तियाक लिए अब उसे देख रही थी। वो चसपस हुआ। उनका बेटा सब खामोशी से सुनता रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा हो चुका था। उसने प्लेट से हाथ उठा लिया, पानी की बोतल खाली करके साइड पर रख दी। मैं उससे कहना चाहता था वो मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ वापस आ जाए, मगर मैं कह नहीं सका। सर उठाकर एक बार फिर उनकी तरफ देखने लगा। क्यों नहीं कह सके? पहाड़ जितनी अज़ियतें बर्दाश्त करने वाले के लिए चंद लफ्ज़ भारी, चंद लफ्ज़ मुश्किल पड़ गए थे। सिर्फ एक लफ्ज़ से ही तो सब ठीक नहीं हो सकता मम्मी। 5 महीनों की अज़ियत है, 5 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो सकती। उसका लहजा, उसका अंदाज़, उसकी आवाज़, आँखें और तासुरात, उनका दिल डूबा। वो मेरे कहने पर कभी वापस नहीं आएगी, और ज़बरदस्ती मैं करना नहीं चाहता। सर झुकाए अब वो कालीन के रेशों पर दाहिने हाथ की उंगली से लकीरें खींच रहा था। अमल गैर इरादी था। कांटे का निशान, मनफी और जमा, फिर जमा से मनफी का निशान।
कोशिश भी नहीं की और रद्द हो जाने पर यकीन कर लिया? उन्होंने नरमी से पूछा। मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं मम्मी। उसका सर झुका हुआ था। दीवार की खिड़कियों से तिरछी होकर सूरज की किरणें सीधा उसके बालों पर पड़ रही थीं। हेज़ल आंखों का रंग भी अयां, हंसा अयां, दर्द भी अयां था। तुम मदावा भी तो करना चाहते हो? मदावे से पहले इतबार अहम है मम्मी। वो मुझ पर इतबार कभी नहीं करेगी। मनफी जमा का खेल अब ख़त्म हो चुका था और सर झुकाए गुमसुम बैठा था, पछताओं में घिरा हुआ। वक्त, नसीब और किस्मत के इस अनोखे खेल को समझने की कोशिश करता हुआ। कोई और भी तो हो सकती थी जिससे उसका निकाह होता। जन्नत कमाल ही क्यों, डॉक्टर मुस्तफ़ा की नवासी ही क्यों, उसकी बिलावजह की नफ़रत और अदावतों का सामना जन्नत कमाल के हिस्से में ही क्यों आया। उसकी तकलीफ़ बढ़ गई, नदामत बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। मिसेस शराज़ी अब किसी गहरी सोच में गुम बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो भी चुप था, कहने को जैसे मज़ीद कुछ ना रहा था। सारे रास्ते मसदूद, दीवारें मजबूत और हसार फिर से कायम होने लगा था। मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो मेरे मोहसिन डॉक्टर मुस्तफ़ा की नवासी है। मैंने उसके लिए ये मुश्किल रास्ता चुना। फारिस वाजदान असीयतों में घिर गया। तुम शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैंने गलत किया। मैं सिर्फ इतना चाहती थी, तुम माजी को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। बीवी आएगी, बच्चे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मैं गलत थी, शायद मैं गलत हूँ। जुल्म तो फिर जुल्म है, और चूँकि मेरा फैसला था तो मैं खुद को बरुल ज़िम्मा नहीं समझती। मम्मी, उसे बेबसी से कहना चाहा, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फारिस, बिल्कुल भी नहीं। वो सर झुका गया। बीवी के साथ साथ माँ का दिल भी पूरी तरह से दुखा चुका था। अदील अहमद को एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अचानक कहा कि वो हैरत ज़दा सा बैठा रह गया। उसकी माँ ये क्या कह रही थीं? आप यहाँ आएंगी? मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अपनी बहू से मिलना है। तुम्हारे उसके मसले अपनी जगह, मगर घर उसने मेरी वजह से छोड़ा है कि आंटी को वो बातें पता चल गईं जो पता नहीं चलनी चाहिए थी। जो मेरा रिश्ता है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकता। उसे शदीद हैरत में मुब्तला करके उन्होंने अक्सा को आवाज़ दी। बैठे बैठे मुलाजमा को कपड़ों का ऑर्डर जारी किया। ज़रूरी सामान की पैकिंग, खाने का इंतज़ाम, आन की आन में सब तय पाया जाने लगा। मौसम कैसा है? यहाँ वहाँ सारे हुक्मनामे जारी करके उन्होंने फारिस से पूछा। बारिश की वजह से कुछ ठंड है। उसके लब हिले। वो शौक में नहीं था, मगर शौक में ही लग रहा था। आप बाय एयर? नहीं, मैं बाय कार ही आना चाहूँगी। उन्होंने वास्या किया। रास्ते में हम अक्सा के गांव से भी होते आएंगे। क्यों अक्सा? जी जी बिल्कुल। अक्सा की खुशी से भरपूर आवाज़। जन्नत आप ही आने वाली थी। उसकी खुशी अलग, माँ से मिलने की खुशी अलग, और मिसेस शराजी के साथ इतनी बड़ी गाड़ी में सफ़र करने की अलग। सफ़र लंबा है मम्मी। ऐसे सफ़र लंबे ही होते हैं। अगले कई लम्हे वो खुद पर खामोशी तारी किए बैठा रहा। एक रिक्वेस्ट है मम्मी। बोलो। वो फारिस की आंखों में दुख, फिक्रमंदी, कुछ खो देने का खौफ वाज़िह तौर पर देख सकती थी। वो जो कह रहा था उसे सुनते हुए एक बार फिर उनका दिल डूबा था। बात खत्म हुई तो उन्होंने चंद लम्हे कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। चेहरा गायब हुआ। बालों में उंगलियां चलाते हुए उसने मेज़ पर हेड डाउन कर लिया। दीवार की खिड़कियों के उस पार आसमान पे रुई के कालों जैसे बादल सूरज की किरणों से थकते हुए नजर आ रहे थे। सुनो, तुम लौट आओ ना, कि दिल है दर्द से भोचल। सकून एक पल नहीं मिलता, कहीं भी दिल नहीं लगता। सुनो, सुनसान हूँ तुम बिन, बहुत वीरान हूँ तुम बिन। मुझे सांसें नहीं आती कि मैं बेजान हूँ तुम बिन। सुनो, बिखरा हुआ हूँ मैं, सहारा चाहता हूँ अब। तुम्हारे लौट आने का इशारा चाहता हूँ अब। भंवर में हूँ बहुत दिनों से, किनारा चाहता हूँ अब। सुनो, तुम लौट आओ ना, कि मुझ पे हिजर तारी है, अजब बेख्तियारी है। नहीं तलब किसी शय की, तलब एक बस तुम्हारी है। सुनो, तुम बिन नहीं रहना, दुखों को अब नहीं सहना। ये खाली खात है मेरे,
तुम इनमें प्यार भर दो ना, मेरी तकमील कर दो ना, सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना। अक्सा ने भागम भाग गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हैंडबैग अंदर फेंका। अदील अहमद अपनी जगह ज़रा मुहताज सा खड़ा था, चौंक कर उसे देखने लगा। इतना बड़ा स्याह चश्मा, सर्द सब्ज और सुनहरे रंगों के इम्तिजाज के इस कपड़ों वाली की नाक से बार बार फिसला जा रहा था। तैयारी से लग रहा था कहीं शादी पर इनवाइटेड है, मगर अंदाज हाथ से तबाहकुन थे। ना हील की परवाह थी, ना चूड़ियों की, ना इतने लंबे इयररिंग्स की। वो चमकीले दुपट्टे की चमक और सितारे मरकज़ी दरवाजे से यहाँ तक बिखरे नजर आ रहे थे। इतना कुछ तो वो गाड़ी की डिक्की में रख चुकी थी और अभी भी उसका सामान ख़त्म नहीं हो रहा था। हालांकि मिसेस शराजी ने कहा था उन्हें तो बस दूसरे शहर तक ही जाना है, चंद घंटों के लिए, और फिर वापसी। बस इतना ही। सर की तरफ से भी यही ऑर्डर मिला था और इसने पता नहीं कितने रसाले, मैगज़ीन, किताबें, हैंडबैग्स और जाने क्या कुछ अंदर रख डाला था। आपकी तारीफ। रंगों की फैक्ट्री अब उसके सामने से गुजरी तो उससे रहा नहीं गया। कोई तीसरी बार गाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी चंद एक तस्वीरें लेने के बाद अक्सर सीधी हुई और नाक पर फिसलती ऐनक को जरा पीछे करके उसे मासूफ को सरता पैर देखा। सूटेड बूटेड नौजवान, बाल हाथ से घुंघराले थे, नाक जरा सी लंबी थी, कट काट भी मुनासिब था। फ्रेंच कट दाढ़ी में बुलाकर सोबर और संजीदा नजर आने की कोशिश करता, उसे एक आंख ना भाया। मुस्तकबिल करीब की डॉक्टर अक्सा और जन्नत आपी की हालिया मैनेजर। इतरा कर अपना तारुफ करवाया कि अगर वो फारिस वाजदान का खास मुलाजिम हो सकता है तो उसकी पोजीशन भी शराजी ख़ानदान में कुछ कम नहीं। आपको इतना सामान गाड़ी में रखने की इजाज़त किसने दी है? क्यों, ये गाड़ी आपकी है? बड़ी बड़ी गोल शीशों वाली ऐनक को वापस आंखों पर जमाकर पूछा। वो लाजवाब हुआ। हील पर ढोलती हुई वो एक बार फिर क्वार्टर का रुख कर चुकी थी। अब्दुल गफूर माली दरवाजे में खड़ा था, सर पर हाथ रखे कुछ कह रहा था और वो कभी इस्बात में और कभी नफ़ी में सर हिलाने लगती थी। अब के वापस आई तो हाथ में शॉपर था। अदील अहमद के सामने एक बार फिर सर झटक कर अपनी ऐनक दुरुस्त की और मिसेस शराजी को बुलाने अंदर चली गई। रिस्ट वॉच पर टाइम देखता वो गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए खड़ा हो गया था। गाड़ी से दरवाजे तक जगह जगह बिखरे नगों की सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और बेतहाशा चमक थी। सापहर का सूरज गरूब हो रहा था, अंधेरे भर रहे थे, रोशनियां मिट रही थीं। मंजिल वासिया होकर बेनाम थी और रास्ते आसान होकर मुश्किल हो रहे थे। दिल अंदेशों में घिरा हुआ था, कैफियत अजीब सी हो रही थी। मिसेस शराजी की आमद के मुतल्लिक जानने के बाद से वो अपनी जगह सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी, दुपट्टे पर गिरफ्त जमाए, निगाहें झुकी हुईं। आंसू उभरते, पलकों पर झुकते, फिर ठहर जाते। रोने पे काबू पाए वो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आंखों के सामने एक ही मंजर, एक ही लम्हा, एक ही साथ बार बार गुजर रही थी। अम्मी का घर, मरकज़ी दरवाजे से ऐन सामने। नीम अंधेरे में खड़ी नफीसा उस पर नज़रें पड़ते ही बर्फ़ के मुजस्मे में ढलती, टूटती, फिर बिखर कर फना होती नफीसा। उनकी खामोश आवाज़, उनकी साकत निगाहें। अम्मी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, अम्मी, दूर हटो जन्नत। ईमान ने चीखते हुए उसे परे धकेला था। पलकें झपकाकर उसने आंखों को मसल डाला, फिर नजरों का जाविया बदला, दोबारा बदला। पहले वो दीवार को देख रही थी, अब अलमारी पर नजरें जमाए बैठी थी। फिर उसने रुख बदलकर दरवाजे पे नजरें ठहरा ली थी। जाविया बदलने से मंजर नहीं बदल रहा था, माजी नहीं बदल रहा था, कैफियत नहीं बदल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। एक जन्नत बेड पे बैठी थी तो दूसरी जन्नत उसे रोती सिसकती तड़पती अपनी सफाई में बामुश्किल लफ्ज़ अदा करती नज़र नहीं आ रही थी। तब तक जब तक ज़िंदगी का एहसास बाकी रहा था और जब तक अपनों का एतबार मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। वो बार बार आंखें रगड़ रही थी, बार बार सीने पे हाथ रख कर गहरा सांस ले रही थी। आंखें खामोश थीं, दिल रो रहा था। कुछ ही देर में बुआ आ गई थी। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। दिल की धड़कन तेज हुई, सर झुका रहा। जन्ना। करीब आकर उन्होंने कंधों पर हाथ रखा तो उसने बामुश्किल सर उठाया। मैं कैसे? उसके लब हिले। वो तुमसे बात करना चाहती हैं बच्चे। बुआ, मैं उनका सामना कैसे? मेरी तरफ देख। चेहरा हाथ में लेकर उन्होंने कहा, हक पर है ना तू?
تو پھر اتنا ڈر کاہے کو؟ اٹھ شاباش۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ پریشان نہیں ہو، تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، تو جو فیصلہ کرے گی میں تیرے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی تھی۔ کمرے سے باہر پھر سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم تک جاتے ہوئے اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ قدم بھاری ہونے لگے۔ بچے کمرے میں تھے، اقصیٰ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ سندل آپا چہرے پر پریشانی لیے کچن کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھل گیا، بوا وہیں کھڑی رہیں۔ جا۔ ہمت کر کے وہ اندر داخل ہو گئی، مگر دروازے میں ہی جھکے سر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی صوفے کے پاس ویل چیئر پر مسز شیرازی بیٹھی تھیں۔ اس کی نظر ان کے قدموں تک گئی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ باہر اندھیرے پھیل رہے تھے، کھڑکیاں تاریک ہو رہی تھیں، وقت متحرک تھا، وہ منجمد ہو چکی تھی۔ مسز شیرازی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر کن نظروں سے دیکھ رہی تھیں اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لب باہم پیوست کیے، مجرموں کی طرح سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی رہی۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ پورا کیے بنا تم نے گھر کیسے چھوڑ دیا؟ مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ دوپٹے کے اندر انگلیاں باہم پیوست ہو گئیں، سر جھکا رہا، لب بھینچے رہے اور آنسو گرنے لگے۔ اندر ہی اندر دل پر خاموشی صرف لبوں پر تھی تو آنکھوں میں بھی اتر گئی۔ نظریں قدموں سے ہٹ کر فرش پر جم گئیں۔ اس کے پیچھے ادھ کھلے دروازے کے بے حد قریب دیوار سے پشت لگائے فارس واجدان کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ کچن میں کھانے کا انتظام دیکھتے سندل کی نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے قطع بے خبر وہ ہنوز اپنی جگہ اپنے ہول میں بند سامت کھڑی تھی۔ یہاں آؤ۔ مسز شیرازی نے اب کے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ آنکھوں کے کنارے پھر سے نم ہونے لگے۔ مسز شیرازی نے گہرا سانس لے کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں صرف ساس تو نہیں ہوں، دوست بھی تو ہوں۔ تم نے کہا تھا ماں جیسی لگتی ہوں، اور اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو کیا یہ ماں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ جان سکے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دھڑکن تھم گئی، سانس رک گیا۔ اس سے بے آہستہ سر اٹھایا، گالوں پر آنسوؤں کی لکیر نمایاں ہوئی۔ مسز شیرازی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ رات ایک بار پھر آ کر ٹھہر گئی۔ فائزہ چچی کی باتیں، ان کے الزام، ان کا غصہ، ان کی نفرت۔ اس رات وہ اسے برباد کرنے آئی تھیں اور اسے لگا وہ واقعی میں اسے برباد کر گئی تھیں۔ انہوں نے یقین چھین لیا تھا، اعتبار کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اب تک وہ یہی سوچتی رہی تھی، اب تک اسی گمان سے بھرتی رہی تھی، مگر جو عورت سامنے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں نہ تو نفرت تھی، نہ حقارت، نہ بے اعتباری۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ وہ خاموشی جو مہینوں سے طاری تھی، جو طلاق، قتل کا الزام اور بھائی کے وفات کا گھیراؤ کرتی تھی، جو ہر دلیل، ہر تعویل اور ہر وضاحت کو دفنا دیتی تھی، وہی طاقتور خاموشی، روح سے دل اور پھر دل سے زبان کو جکڑ کر رکھنے والی زنجیر نما خاموشی ٹوٹنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ سوال جتنا مختصر تھا، جواب اتنا ہی طویل، اتنا ہی تکلیف دہ۔ میں نے ماہین کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے لب ہلے، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ مجھے کام والی نے بلایا تو میں اس کے کمرے میں اسے دیکھنے گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے سب توڑ دیا، خود کو زخمی کر لیا۔ میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے اسے زخمی نہیں کیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جیکٹ کی جیبوں میں فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ وہ کہتی تھی میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے برہان کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ میں نہیں نکلی تو پھر اس نے۔ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ گھر پر میرے نمبر پر رونگ کالز آتی تھیں، انہیں میرا نام، میری ہر معلومات پتہ ہوتی تھیں۔ میں نے برہان کے علاوہ کبھی کسی سے رابطہ نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں، لیکن برہان مجھ پر شک کرنے لگا۔ وہ اذیت کے عالم میں سب کہتی جا رہی تھی۔ میں نے حسنین کی جان نہیں لی تھی، وہ غلطی سے۔ آواز ساتھ چھوڑ رہی تھی، لفظ بامشکل ادا ہو رہے تھے۔ آنٹی وہ میری گڑیا چھین رہا تھا، وہ منظر جیسے آنکھوں میں تھا، سیڑھیوں سے پھسلتا، فرش پر ڈھیر ہوتا حسنین،
اطراف میں پھیلتا سرخ خون منظر آنکھوں میں تھا۔ وہ پنجوں کے بل فرش پہ بیٹھی۔ سب کہتے ہیں میں بدبخت ہوں، بد نصیب ہوں، میری وجہ سے میرا بھائی مارا گیا۔ میرا یقین کرے آنٹی، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، گلا بیٹھ گیا، لیکن وہ بول رہی تھی اور مسز شرازی اسے بولنے دے رہی تھی۔ جو کچھ ذہن میں تھا، دل میں تھا، روح میں تھا، وہ لبوں پر آ گیا تھا۔ انکہے لفظ چنگاریوں کی طرح دکھتے تھے، روح کو گھائل کرتے تھے۔ خاموش لفظوں کا عذاب جسم و جان پر کتنا بھاری تھا، کوئی جنت کو مال سے پوچھتا۔ وہ غلطی سے گر گیا تھا آنٹی، میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ ویل چیئر دھکیل کر وہ آگے ہوئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے، جو تمہاری حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ مجھے تمہارے ایک ایک لفظ پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تو اتنا جانتی ہوں، میری بہو کسی بچے کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کسی کو جاننے کے لیے 5 ماہ کم نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہارے کردار میں کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اور رہی بات تمہارے بھائی کی، تم صرف 5 سال کی تھی جنت، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ 6 سال پہلے تک وہ یہ لفظ اپنے نانا سے سنتی رہی تھی، صرف وہی تھے جو اس کے ذہن میں ابھرتے ہر نفی خیال کی تردید کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ہر بات حادثہ اور ناسمجھی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ اتنے عرصے بعد مسز شرازی سے سن کر اس کا دل بھر آ گیا۔ اسے تو لگتا تھا کوئی بھی اس پر کبھی یقین نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں، مگر مسز شرازی اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اس کی آنکھوں میں بہت نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ میں ڈر گئی تھی، آپ مجھ سے نفرت کریں گی، مجھے گھر سے نکال دیں گی، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ مجھے لگا آپ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتی جنت؟ یہی سوال پوچھ لیتی، تم جواب دے دیتی، بات ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے، سر اٹھا کر اس نے مسز شرازی کو دیکھا۔ یہ بات اس کے اپنوں نے کبھی ختم نہیں کی تھی، سگی ماں نے، سگی بہنوں نے، سگے رشتوں نے، حتیٰ کہ برہان نے، فارس واجدان نے بھی نہیں۔ میں میں بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، بس اب رو نہیں۔ انہوں نے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو، شاباش، پانی لو۔ چند گھونٹ لے کر اس سے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی محبت اور اتنے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے مل جانے کی خوشی آنکھوں میں لیے، چہرے پر امید بھرے تاثرات لیے۔ اب وہ ان کے سامنے بے حد قریب صوفے پہ بیٹھی تھی، ہاتھ ابھی بھی ان کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ 27 دنوں کا سفر تھا، بے گھر ہو جانے کی حقیقت تھی، ماضی تھا اور مستقبل کا خوف الگ۔ ہر خوف، ہر ٹینشن، ہر گھبراہٹ سے نبر آسماں ہوتی، اب وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ گھر کے بڑے کس لیے ہوتے ہیں جنت؟ جو آپ کا رشتہ طے کرتے ہیں یا آپ کی شادی کرتے ہیں؟ کیا وہ اتنا حق بھی نہیں رکھتے کہ آپ کے معاملات کو جان کر انہیں سلجھانے کی کوشش کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں؟ تم دونوں نے مجھ سے ہر بات چھپا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ صحیح معنوں میں اب ہوا لگ رہی تھی، وہ کچھ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے رویے سے متعلق تو کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ کیا انہیں شک تھا یا وہ جان گئی تھیں؟ اگر ہاں تو کیسے جان گئی تھیں؟ کیا فارس نے؟ دل نے دلیل دی، دماغ نے فوراً تردید کر دی۔ میں نے اس سے کچھ ہمت جمع کی، لفظ ترتیب دیے۔ میں نے ایک اور بات آپ سے چھپا لی۔ آواز ایک بار پھر بھر آئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بتائے۔ وہ ان کی مزید ناراضی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ تم نہ بھی بتاؤ تو کوئی بات نہیں، وہ سمجھ رہی تھیں یقیناً یہ بھی خاندان سے متعلق کوئی بات ہوگی۔ بتانا ضروری ہے، اب کے گال رگڑ کر صاف کیے۔ اچھا، بتاؤ۔ اتنا تو وہ رو رہی تھی، وہ ذرا پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ذرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ دادی بننے والی ہیں؟ باہر دروازے کے پاس کھڑا فارس فاجدان اپنی جگہ پتھر ہوا، بے حس، ساکت، منجمد۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی حرکت، لگژری فلیٹ کے لانچ میں کافی ٹیبل پہ رکھا سفید کاغذ، ڈریسنگ ٹیبل سے ایک جھٹکے سے سب بکھیرتے دھو دیا ہاتھ، ان گنت سوال لیے،
शक व शुबहत के दायरे में मुल्क होता उसका वजूद, सवालिया निशान होती उसकी ज़ात, मुबहिम होता उसका नाम, मसीह होती उसकी पहचान। उसे बेआस्ता सर उठाया, सुर्ख आंखों में किनारों तक नमी फैल गई। सामने ही बरामदे के उस पार रोशन खिड़कियां धुंधला गईं। जिस दीवार से वो टेक लगाए खड़ा था, वो दीवार फना हुई। वो सहारा खोकर पंजों के बल झुक गया। उसका सांस अब भारी हो रहा था। उसकी कैफियत अब अजीब सी हो रही थी। चेहरे पे पल भर के लिए शौक था, फिर खुशगवार सी हैरत, और फिर उस हैरत में कर्ब खुल गया था। आन की आन में सोए हुए कई गम, कई दर्द, कई तकलीफ़ें, कई महरूमियाँ जाग उठी थीं। वो माज़ी की ज़ंजीरों में एक बार फिर जकड़ा गया था। ज़िंदगी की डोर हाथों में लिए यकीन की वादियों में उतरते, मनफी ख़यालात की गिरफ्त से अपने ज़हन को छुड़ाते, वो एक बार फिर अपने अंदर भटक गया था, अपने आप से बिछड़ गया था। मेरे अल्लाह! क्या वाक़ई जन्नत? आर यू रियली? मिसेस शराज़ी लम्हे भर के लिए जैसे बेयकीन हुई थीं। उससे शिद्दत जज़्बात से इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने मुँह पर हाथ रख लिया। उनकी आँखों में खुशी के आंसू अब भर आए। अगले ही लम्हे उन्होंने इसे खुद से लगाया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसका माथा चूमकर अब वो शिकवा कर रही थीं। वो इतना खुश थीं, जैसे सारे गम, सारे दर्द मिट गए हों। मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरे अल्लाह! शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शॉल के पल्लू से आंसू साफ किए, एक बार फिर सर उठाकर जन्नत को देखा। वो एक बार फिर रोने को तैयार बैठी थी। अब क्या हुआ? उन्होंने इतने प्यार से दोनों हाथ थाम कर पूछा तो सब खत्म हो गया। मुझे फ़ारिस के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। रोना फिर से शुरू हो गया। दिल पर भारी बोझ लिए फ़ारिस अपनी जगह बैठा रहा। वो जहाँ शादी करना चाहता है आप उसकी वहीं कर दें। जन्नत बेटा, मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी आंटी, कभी नहीं। फैसला हतमी था, रद्दो-बदल की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, ठीक है। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर उसके गाल पर हाथ रखा। तुम दोनों के इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन क्या तुम्हारा नहीं ख़याल, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए? आंटी वो फ़ारिस, क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा? तुम अपने बच्चे से पूछो, उसकी मम्मी को क्या फ़ैसला करना चाहिए? जन्नत ने चौंक कर मिसेस शराज़ी को देखा। वो धीरे से हँस दी। काफ़ी अरसे बाद हमारे घर में खुशी आई है जन्नत। मैं अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे फ़िक्र होती रहेगी, और ये मेरा तुमसे वादा है। नए फैमिली मेंबर को आने दो, फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जो फ़ैसला तुम करोगी, मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूँगी। अभी घर चलो, मेरी खातिर। उसे एक बार फिर रोना आया। अब नहीं रोना, प्यार से कहा तो आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। सब ठीक हो जाएगा। मिसेस शराज़ी उसे खुद से लगाए कह रही थीं। उसने आंसू पोंछ डाले। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो, शाबाश, अपनी तैयारी करो, उन्होंने कहा। फ़ारिस फ़ाशदान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई और उसकी मौजूदगी से कतई बेखबर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जेबों में हाथ डाले वो उसे ज़्यादा देखता रहा।